नमस्कार दोस्तों। विज़न यूपी टेट 2026 के इस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण अध्ययन की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस चैप्टर में आप जो पढ़ेंगे वो आपको जनरली नहीं देखने को मिलेगा। ये सबसे इग्नोर्ड पोर्शन है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। इसमें अगर आपको चीज़ें समझनी है तो एक एक चीज़ करके आपको साथ चलना पड़ेगा। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के बारे में। देखिए, ईवीएस में सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि हम लोग अपना सिलेबस ही डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं इस क्लास में अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो अब आपको रेगुलर सीडीपी की क्लासेस, मैथ्स की क्लासेस और ईवीएस जो 3 इंपॉर्टेंट है। हिंदी इंग्लिश में आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा, उसमें बाद में मैं रिवीजन करा दूंगा, शॉर्ट रिवीजन, उससे आपको ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन इसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका इसमें अच्छा खासा सेक्शन कवर होगा। तो आज कहाँ से शुरू होता है ईवीएस? सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों ये दूसरे एग्जामों में भी काम आएगा। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो ये यूपी टेट में ही नहीं, आपका सुपर टेट में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ ये समझ लीजिए आपके लिए फ्यूचर प्लानिंग के साथ आप चल रहे हैं, यूपी टेट एंड सुपर टेट। तो बी रेडी, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारत का संविधान। भारत का संविधान, देखिए भारत का जो संविधान है, इसी के सहारे हमारे पूरे भारत का शासन जो होता है, मतलब किस तरह से। अब भारत संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी थी दोस्तों? देखिए, कोई भी चीज़ को चलाने के लिए, इतना बड़ा देश है, अगर उसको हमको एक सुचारू रूप से चलाना है अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद, तो हमारे पुरोधाओं को, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भी नेता थे पढ़े लिखे या जो भी उस समय सक्षम लोग थे, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि इस लड़खड़ाते हुए देश को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो उसके लिए एक लिखित लेखा जोखा हो, ताकि कोई बाद में चल के कोई समय का कन्फ्यूज़न ना हो। इसमें कैसे चीज़ें हटाई जा सकती हैं, कैसे कानून बनाए जा सकते हैं, कैसे नए राज्य बनाए जा सकते हैं, कैसे नए अनुच्छेद जोड़े सकते हैं, मतलब संविधान में संशोधन भी कैसे किया जा सकता है, नए रूल्स रेगुलेशन कैसे जोड़े जा सकते हैं, राज्यों में सरकारें कैसे चुनी जाएंगी। अब हमारे यूपी में जैसे चुनाव होता है, तो आप जानते हैं कि किस तरह से चुनाव होता है, किस तरह से सीएम का, चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई होती हैं, इसमें लिखी हुई होती हैं। तो हमारा जो संविधान है ये हमारा सर्वोच्च विधान है। और पहली जो संविधान सभा थी, तो उस समय क्या हुआ था, संविधान सभा बनी कैसी थी? देखिए, उस समय क्या था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव किया गया था, वोट डाले गए थे, उसमें इलेक्शन में चुनाव गया था और कुछ सदस्य मनोनीत किए गए थे। तो 26 नवंबर 1949 को यह पारित हुआ था। 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। अब 26 जनवरी 1950 को इसका प्रभावी करने का एक रीज़न ये था कि आप पूछ सकते हैं कि 26 नवंबर को बन गया था तो 1949 को पारित हो गया था, तो वो तुरंत ही क्यों नहीं हो गया? 26 जनवरी 1950 को क्यों पारित किया गया? तो देखिए, 26 जनवरी को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। उसमें पूर्ण स्वतंत्रता का नारा दिया गया था, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था। उसके पहले हम लोग आधी स्वतंत्रता मांगते थे कि चलो ऐसे यार दे दो, ये काम चल जाए, ऐसा करो कि आप ऊपर, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में है, मतलब कि आप ऊपर बैठे रहो, लेकिन हमें नीचे का शासन चलाने का अधिकार दे दो। मतलब हम लोग भीख मांगते थे आज़ादी की। लेकिन वहाँ पे हमने पहली बार, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, और उन्होंने कहा कि अब हम पूर्ण स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्रता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो वह दिन 26 जनवरी था। अब 26 नवंबर 1949 को बन गया। दिन कितने बचे थे? नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो लोगों ने सोचा कि चलो 26 जनवरी को एक इमेमोरेबल डे बनाया जाए, उसको अविस्मरणीय दिन बनाया जाए। इसलिए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उस दिन भारत में गणतंत्र दिवस के लिए मनाया जाता है। 26 नवंबर का भी महत्व अपना बना रहे, तो उसको भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, संविधान दिवस कब है? 26 नवंबर। और बाकी गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी आप हमेशा मनाते ही हैं। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। देखिए, पहली जो चुने हुए सदस्य थे उसमें बहुत सारे सदस्य थे। 26 दिसंबर 1946 की हुई थी और कुल 299 सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें से क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? दिसंबर 1946 में। कब हुई थी? दिसंबर 1946 में। और संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? एक कम
300 मतलब 299। तो याद रखिएगा अपनी संविधान सभा में, ये यार इंटरेस्टिंग है ना, संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे और उसकी पहली जो बैठक हुई थी वो दिसंबर 1946 में हुई थी और उसके अध्यक्ष थे हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी जो जिनको चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अब 26 नवंबर 50 को यह संविधान लागू कर दिया गया। इसी दिन की बाद में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। कब कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिएगा कि कितने दिन लगे थे। 2 साल 11 महीना 18 दिन मतलब 13 दिन कम, नहीं तो पूरे 3 साल। तो आपको लिखना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है। संविधान के निर्माण के समय में जब हमारा संविधान बना था तो उस समय कुल 395 अनुच्छेद थे और 22 भागों में इसको विभाजित किया गया था और 8 अनुसूचियाँ थी। और आज कितने हैं? 470 अनुच्छेद हैं। याद रखिएगा दोस्तों, कितने अनुच्छेद अब हो गए हैं? मैंने बताया था कि जब कानूनों की संख्या, मतलब ऐसे कानून की ज़रूरत रहती है या देश में जब भी नई चीज़ें करनी है तो उसमें नए अनुच्छेद जोड़े जाते हैं और कुछ संविधान संशोधन जिसको कहा जाता है। तो उन 1950 के बाद से अभी तक कई सारे संशोधन होते होते 395 अनुच्छेद जो थे वो 470 अनुच्छेद हो गए हैं और 22 भाग जो थे वो 25 भाग हो गए हैं और अनुसूचियाँ 8 की जगह अब 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। अब संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी अलग होती है। एक मतलब एक ऐसी कमेटी, संविधान सभा थी, उसमें तरह तरह की कमेटियाँ बनाई गई थी, छोटे छोटे मतलब कुछ लोगों के पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप। तो क्या संविधान कैसा होगा, संविधान किस तरह से लिखा जाएगा, उसी को ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा घर बनना है तो घर किस तरह से बनेगा, उसमें कितने कमरे होंगे और उसमें क्या क्या लगेगा, कौन सा मटेरियल की ग्रिल्स लगेंगी, कौन सा मटेरियल के दरवाजे लगेंगे, किस तरह की पुट्टी होगी, मतलब किस तरह का पेंट होगा, ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी का पूरी जिम्मेदारी थी। तो ऐसे ही जो पूरा संविधान बन रहा था उसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, मतलब संविधान किस तरह से होगा, किस तरह से चुनाव होंगे, जो पूरा किस तरह से ड्राफ्ट करना है, किस तरह से हमारा संविधान बनना है, क्या क्या बनना है, उसमें एक कमेटी थी। उस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ सिर्फ और जोड़ना चाहूँगा कि इस कमेटी में भीमराव अंबेडकर जी का तो महत्वपूर्ण योगदान था ही, लेकिन इस कमेटी में और भी लोग थे, उनका भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण। तो इस कमेटी में दोस्तों 7 सदस्य थे, अंबेडकर जी +6, इनको लेकर +6 सदस्य थे। तो ये अध्यक्ष थे, मतलब ये प्रमुख थे, लेकिन इन बाकी 6 लोगों का भी योगदान उतना ही महत्वपूर्ण था। शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। देखिए अध्यक्ष कौन हो गए हमारे? भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, कौन हो गए? अंबेडकर जी। दूसरे हो गए एन गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण एम अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, BL मित्तर, DP खेतान। ये इतने लोग थे। बाद में BL मित्तर ने किसी कारणवश इस्तीफा दे दिया था और DP खेतान जी का निधन हो गया था और उनकी जगह TT कृष्णमाचारी आ गए थे। तो इसमें ऐसे बहुत सारी कमेटियां बनी हुई थी। हमारे संविधान की सबसे खास बात जो थी वो ये थी कि इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया था। अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? देखिए पहले जो आज ये अंग्रेज और ट्रम्पिये जो हैं, ट्रम्प के USA वाले, ये लोग अपनी लोकतंत्र पे बहुत उतर आते हैं, लेकिन वास्तव में इन लोगों ने टुकड़ों में लोकतंत्र हासिल किया है। पहले आपको पता है अमेरिका में अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। मतलब वहाँ पे जो श्वेत व्यक्ति हैं वो तो वोट दे सकते थे, लेकिन अश्वेत व्यक्ति नहीं थे। कहीं पे किसानों का वोट देने का अधिकार नहीं था, तो जो संपन्न लोग थे वही सरकार चुनते थे। तो लेकिन भारत एक ऐसा देश था कि जब यहाँ लोकतंत्र हुआ तो सभी को वोट देने का अधिकार मिला। मतलब चाहे महिला हो, कहीं कहीं महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये जो इंग्लैंडीय और क्या कहते हैं USA वाले ज़्यादा उछलते हैं, इनको कहना चाहिए कि हम लोगों ने ऐसी हिम्मत दिखाई कि हमारे यहाँ सभी को वोट देने का अधिकार है। जो भी एक
एक एज को 21 से ज़्यादा की उम्र था उसको हर तरह के चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया गया। इसका मतलब ये था कि भारत अपना नेता खुद चुन सकता था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों को जनता के अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में दिया गया था। वहाँ सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार था और महिलाओं, मतलब उसके लिए भी उन्होंने लड़ाई की। तो हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उपयोग जब से संविधान बना है तब से करने को मिलता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में दस्तावेज का अंतिम रूप दिया गया था। तो ये भी प्रश्न आता है दोस्तों, ये सुपर टेट में ऐसा क्वेश्चन आया था कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष और ड्राफ्टिंग कमेटी के, ड्राफ्टिंग और प्रारूप एक ही चीज़ है, जिसके दस्तावेज को अंतिम रूप दिया। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। मतलब जैसे राजनीतिक लोकतंत्र जरूरी है वैसे उतना ही आर्थिक, मतलब पैसे वाला, और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। अब देखिए संविधान सभा की कुछ सूचियां थी, तो उन संविधान सभा की जो सूचियां, उसमें एक केंद्रीय सूची, एक राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब केंद्रीय सूची क्या है? केंद्रीय सूची दोस्तों वह सूची है, देखिए हमारे यहाँ दो तरह की सरकारें हैं, एक केंद्र सरकार जो पूरे देश की जिम्मेदारी संभालती है, और एक जो अपने राज्य हैं, अलग अलग राज्य, हर राज्य में अपनी राज्य की एक सरकार है। तो जिन क्षेत्रों में केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जिसमें कराधान, देश की रक्षा और विदेशी मामले, ऐसे विधेयक है, ऐसे विषय जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे, मतलब इसमें केवल केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है। बंगाल क्या कह रहा है, बंगाल के सीएम क्या कह रहे हैं, यूपी के सीएम क्या कह रहे हैं, केरला के सीएम क्या कह रहे हैं, इसका कोई महत्व इसमें नहीं है। वही राज्य सूची ऐसे है, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए हैं जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी और है। राज्य सरकार में कैसी शिक्षा हो रही है, राज्य सरकार का बजट क्या है, तो ये सब राज्यों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हमारी इसमें इंक्लूडेड हैं राज्य सूची में। अब दोस्तों ये समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में वन एवं कृषि और शिक्षा भी समवर्ती सूची में आता है। इसमें क्या होता है, दोनों अपना अपना योगदान दे सकते हैं, अपना कानून बना सकते हैं। मतलब शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें राज्य सरकार भी अपना कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि अगर कोई ऐसा मामला फंसता है जो समवर्ती सूची का है और उसमें राज्य सरकार भी कानून बना देती है और केंद्र सरकार भी कानून बना देती है, तो आप बताइए किसका कानून बनाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। एक ही मैटर पे अगर दो लोगों ने कानून बनाया तो किसका कानून मान्य होना चाहिए? तो आपको दोस्तों बता दें कि देखिए कि राज्य सरकार से केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर है और ताकत का ही सारा खेल चलता है। तो जब केंद्र सरकार ने किसी चीज़ पे कानून बना दिया तो वही मान्य होगा, राज्य सरकार ने जो भी कानून बनाया है वो उसके आगे निष्प्रभावी हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आता है कि समवर्ती सूची में अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने दोनों ने कानून बनाया है तो किसका मान्य होगा? तो किसका मान्य होगा दोस्तों? केंद्र सरकार का मान्य होगा। अब देखिए शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है। संविधान के अनुसार, अपना जो संविधान है दोस्तों उसके अनुसार 3 स्तंभ बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? 3 स्तंभ बनाए गए हैं। एक विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ये तीनों महत्वपूर्ण स्तंभ हैं दोस्तों। अब विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। देखिए विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि रहते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। देखिए इसमें आते हैं नौकरशाह। कार्यपालिका जो होती है वो नौकरशाह होती है। नौकरशाह जैसे विधायिका में हमारे कौन हो गए? विधायक हो गए। आपके क्षेत्र के जो भी विधायक हैं, हमारे क्षेत्र के विधायक राजा भैया हैं, विधायक हो गए, सांसद हो गए। विधायक, सांसद ये सब किसके हिस्से हैं? विधायिका के। और कार्यपालिका के कौन कौन हो गए? डीएम हो गए, डीएम साहब, एसपी हो गए। ये लोग क्या होता है, जो कानून होता है उसका इम्प्लीमेंट कराने में सरकार को मदद करते हैं। और दूसरा, कोई विवाद हो जाता है, कभी किसी को दिक्कत हो गई, कभी कभी सरकार से ही लोगों को दिक्कत हो जाती है, तो न्यायपालिका अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो कानून के तहत वो मैटर को सुलझाता है और अपराध कम करने का काम करती है। तो ये तीनों मिल गए। मेरा उम्मीद है कि ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गया होगा।
अब हमारे संविधान ने या अंबेडकर जी ने और ड्राफ्टिंग कमेटी जो प्रारूप समिति थी उसके अनुमोदन से, उसके अनुसार से अब हमको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। तो हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मतलब जो हमसे कोई छीन नहीं सकता है। अब ये मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों, देखिए मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। तो देखिएगा कौन सा खंड अंतरात्मा कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है, मौलिक अधिकारों वाला खंड। मौलिक अधिकारों वाला खंड इस पूरे संविधान की आत्मा है। तो आप एक बार आंख बंद करके विचार कर लीजिए कि संविधान की आत्मा कौन है, मौलिक अधिकार, क्योंकि अधिकार बहुत जरूरी है। आप इस देश के नागरिक हैं तो आपको कुछ अधिकार मिलेंगे। तो अंबेडकर जी ने क्या कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। इनका दोहरा उद्देश्य है, पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों की दावेदारी कर सके, और दूसरा, यह अधिकार उस संस्था और संस्था के लिए सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी है जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। मतलब अगर हमने अपने देश के रहनुमाओं को या सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया है तो उसके बदले में सरकार ने और हमारे पुराने जो नेता लोग थे उन्होंने हमको यहाँ पर कुछ अधिकार दिए हैं। तो उस अधिकार को मानना इस भारत देश की मजबूरी है। तो अब क्या क्या अधिकार हैं और उसको हम देखेंगे। मौलिक अधिकार अमेरिका में भी है, तो अमेरिका से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य जो सेक्शन है वो हमें रसिया से लिया गया है। इस पे हम आगे पढ़ाएंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का है। ये सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, मतलब इसको आपको करना, लेकिन ये चीज़ सरकार को मतलब कहा था कि यह आपको करना चाहिए, मतलब ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि इसको आपको करना चाहिए। सरकार कर दे तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो इसमें कोई बाध्यकारी नहीं है, इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। जबकि आप मौलिक अधिकारों के लिए, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा जो देश है वो पूरी तरह से किससे चलता है दोस्तों, संसद से चलता है। देखिए संसद होती है सेंटर में, दिल्ली में, मतलब जिसमें जब चुनकर सांसदों का चुनाव करके जब केंद्र सरकार का चयन होता है तो उसमें जो चुनाव होता है तो उसमें सांसद होते हैं, और वो सांसद मिलके एक प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। तो उसी तरह से भारत की सर्वोच्च विधायिका है, तो हमारी सर्वोच्च विधायिका कौन सी है, संसद। ये आप दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, कि कौन सी सर्वोच्च विधायिका है, संसद। कानून बनाने का कार्य संसद का है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का गठन राष्ट्रपति एवं 2 सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर हुआ है। तो ये याद रखिएगा कि हमारे संसद का गठन किससे किससे मिलकर हो गया, राष्ट्रपति। संसद का गठन किससे हो गया, राष्ट्रपति। इसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट। और इसमें 2 सदन होता है, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। तो हाउस ऑफ पीपुल्स कहा जाता है, इसको उच्च सभा भी कहा जाता है, जो कभी भंग नहीं होती, और इसको निम्न सभा भी कहा जाता है, जो हर 5 साल पूरा करने के बाद भंग हो जाती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में उसके पहले भी भंग हो जाती है। तो हमारा जो संसद है, संसद का हिस्सा कौन कौन है, ये याद रखना दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। संसद में एक तो है आपके राष्ट्रपति, सबसे इम्पॉर्टेंट राष्ट्रपति, और उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा, ये तो इसे लोगों का सदन, हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। अब दोस्तों देखते हैं राज्यसभा जो है हमारा, वो उसके बारे में हम जानते हैं। संसद के 3 हिस्से हो गए, कौन कौन से, हमारी जो संसद विधायिका है किससे किससे मिलके बनती है दोस्तों, एक राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। याद कर लीजिएगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति मतलब कौन, द्रौपदी मुर्मू जी।
और राज्यसभा जो इस समय उसके सारे मेंबर्स, और लोकसभा जिसमें मोदी जी बहस करते हैं, उनको लेकर सारे मेंबर को मिलाकर हमारी संसद बनती है। तो राज्यसभा क्या है? एक उच्च सदन है और यह एक स्थायी सदन है, मतलब कभी भंग नहीं होता। ठीक है दोस्तों, कभी भंग नहीं होता। ये हमेशा उच्च सदन बोला जाता है। इसमें हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए भर्ती हो जाते हैं। तो कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ 1/3 रिटायर होते रहते हैं, वो आते रहते हैं। तो मतलब ये सदन चलायमान रहता है। संविधान अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। अभी की जो परिसीमन है उसके अकॉर्डिंग अनुच्छेद 80 ये जो कहता है संविधान का, वो किसके बारे में है? वो कहता है कि राज्यसभा में कुल 250 सदस्य हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 238 सदस्य विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। देखिए, अब हर जगह विधायिका है, हर राज्य की, हर राज्य क्या है? विधायिका। उसमें से आपके 250 सदस्य होते हैं और 238 सदस्य इसमें से चुन के आते हैं। कैसे? जो आपके विधायक बने हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश में 2 सदन हैं, विधानसभा, विधान परिषद। जैसे संसद में 2 सदन हैं, लेकिन केवल 5 या 6 ऐसे राज्य हैं जिनके पास अपनी विधानसभा भी है और अपनी विधान परिषद भी है। तो ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद को उच्च सभा कहा जाता है और विधान सभा को निम्न सभा कहा जा सकता है। और बाकी राष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। जैसे एक बार सचिन तेंदुलकर को मनोनीत किया गया था, तो वो राज्यसभा के सदस्य बन गए। राष्ट्रपति अगर किसी को कह देता है कि इस बंदे ने अच्छा काम किया है, इसको राज्यसभा का सदस्य बनाया जाए, तो उसे राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है। इसमें क्या होते हैं सदस्य? साहित्य, कला, विज्ञान, संस्कृति, प्रशासन, न्याय मामलों में जो लोग बढ़ चढ़ के भारत देश का नाम रोशन किए होते हैं, उनको मनोनीत किया जा सकता है। तो वर्तमान हमारी जो राज्यसभा है उसमें कुल 245 सदस्य हैं, जिसमें 233 निर्वाचित तथा 12 मनोनीत होते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250। ठीक है। इसके अलावा सदस्यों का कार्यकाल इसमें कितना होता है? 6 वर्ष। विभिन्न राज्यों को आवंटित राज्यसभा सीटें संविधान की 4थी अनुसूची में दिया गया है। तो 4थी अनुसूची क्या है? कुल 12 अनुसूची थी, पहले 8 अनुसूची थी, अब 12 अनुसूची हो गई। तो उन्होंने 4थी अनुसूची में इसके बारे में डिटेल दिया गया है। उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है, परंतु वह संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन उसको राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं होता। अब भाई राज्यसभा में उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया तो उसको कुछ काम भी तो देंगे ना, वो खाली खाली बैठे बैठे नहीं तो बोर हो जाता है। तो उपराष्ट्रपति को भी एक काम दे दिया गया है कि आप क्या करिए, राज्यसभा का लीडर बन जाइए और उसको मैनेज करिए वहाँ पर अगर कोई दिक्कत होती है। तो अब राज्यसभा दोस्तों, अब आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो कन्फ्यूज़न है। इसको 2-3 बार आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर आप हमको मैसेज कर सकते हैं या फिर हमको व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेज सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो उसका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, और ये चैनल लोगों तक शेयर करिए जिससे इस फ्री चैनल का फ़ायदा ले सकें आप और उसका फ़ायदा उठाकर अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे।